मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड इस ड्रामा को मैंने बंद कर दिया था, लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी एंड मुझे जिसने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था उसी ने मुझे कहा कि मैं इसे कंटिन्यू करूँ, सो मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड ये इसका एपिसोड नंबर 9 है और मैंने इसे एक्सप्लेन करना इसलिए छोड़ा था बिकॉज इस पर व्यू नहीं आ रहे थे। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ताकि इस पर व्यूज़ आ सके और मैं इसे कंटिन्यू रख सकूँ। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो शू है उसके पास उसका हस्बैंड ताई आया होता है उससे मिलने के लिए। एंड यहाँ पे ताई को तो पता है कि शू उसकी वाइफ है, लेकिन शू को ताई बिल्कुल भी पहचान में नहीं आता क्योंकि उसका फेस जो है वो पूरी तरह ख़राब हो रखा है। एंड यहाँ पे हमें ताई के साथ रहने वाली उसकी डॉटर को दिखाया जाता है जो उसके पीछे पीछे आ रही होती है। एंड यहाँ पे हमें प्रिंस कैंग को दिखाया जाता है जिसे वो देख लेती है कि वो उसके फादर को ढूंढ रहा है और इसीलिए वो उसके पीछे जाती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो ताई है वो यहाँ पर अपनी सारी चीज़ों को देख रहा होता है एंड यहाँ पर उसी के हथियार जो है उसके सामने होता है जिसे वो टच करता है और अपनी सारी पुरानी बातों को बोलता है, जिसे सुनने के बाद जो शू है वो सोचने लग जाती है इसके बारे में और उसे हस्बैंड की याद आ रही होती है। इसी वजह से वो उससे पूछ लेती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता। जहाँ पे वो अपनी पुरानी पुरानी बातें बोलता है एंड लास्ट टाइम की वो बात बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ ताकि मैं अपने ब्रदर को, उनकी वाइफ को और उसके बच्चे को बचा सकूँ और अपना ख्याल रखना। जिसे सुनने के बाद वो पहचान लेती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है उसे देखकर कि वो जिंदा है। एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि यहाँ पे वो क्वीन थी शू और उसका जो हस्बैंड है वो गरीब बना घूम रहा है एंड उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर जो शू है उसने उसे धोखा दिया और वो कितनी ज़्यादा ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है। लेकिन जो शू है वो उसे क्लियर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने हर एक दिन उसका वेट किया है और वो अभी तक उसकी यादों में जी रही थी। जहाँ पे फाइनली इन दोनों के बीच की थोड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उनका बेटा कैंग आ जाता है, वो भी अपनी फादर को ढूंढते हुए क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो उसका फादर है। यहाँ पे वो अपनी मदर से बहाने से बातें करता है और रूम में आने के बाद उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई है क्योंकि जो शू है उसने ताई को अलमारी के अंदर छुपा दिया था। एंड यहाँ पे शू जो है वो कैंग को काफ़ी सारी बातें बोल रही होती है उसके फादर के बारे में और उसकी हथियार को देख के उसे बता रही होती है एंड उसने पहले भी उस चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसे समझाई थी कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन जो कैंग है वो एक नंबर का ढक्कन किस्म का इंसान है, उसे कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा उसकी मॉम की कही भी बातें और इस बात से उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। वो यहाँ पर अपनी मॉम के पास उसकी नई स्किल्स दिखाने आया है और अलमारी के अंदर से ताई जो है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। दिखाया जाता है कि जो कैंग है वो अपनी स्किल्स दिखाते हुए उसी अलमारी के आगे हथियार को कर देता है एंड वो ऑलवेज मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मदर आ जाती है और वो उसे कहती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पे कैंग कहता है कि यहाँ पे इसके अंदर कोई है और मुझे उसके बारे में पता करना है। जिस पे उसकी मदर बताती है कि अलमारी के अंदर उसका रियल फादर है, जिससे सुन के वो कहता है कि नहीं, मेरे फादर सिक्स प्रिंस हैं। जिस पे शू मना करती है और कहती है कि नहीं, तुम्हारे फादर सिक्स प्रिंस नहीं है और नहीं मैं यहाँ की कोई क्वीन हूँ, मैं बस एक मामूली सी लड़की हूँ और तुम्हारे हस्बैंड ये हैं, सॉरी तुम्हारे डैड ये हैं। और यहाँ पर वो उसे देख के काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे जाने के बाद उसने उससे फाइट की थी एंड बेचारा अभी तक सदमे में ही होता है। लेकिन उसे अपने डैड को डैड मानना ही नहीं है, इसीलिए वो जाके कहता है कि मैं सिक्स प्रिंस को ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ। जिस पे उसके डैड उसे रोकने का ट्राई करते हैं और उसे बताते हैं कि वही उसके फादर है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता और अपने ही डैड के दिल में उन्हीं का वो जो हथियार है वो मार देता है और उन्हें घायल कर देता है। एंड ये सब देखकर जो शू है वो काफ़ी ज़्यादा रोकने का ट्राई करती है कैंग को, लेकिन जब कैंग नहीं मानता तो वो खुद को मारने की धमकी देती है, जिसे देखने के बाद कैंग रुक जाता है एंड जो ताई है वो शू को लेकर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो कैंग है वो काफ़ी सारे सोल्जर्स के साथ उनके पीछे आ रहा होता है, जहाँ पे हमारी हीरोइन जो है वो बीच में आती है और अपने डैड की हेल्प करती है। एंड हमें यहाँ पे जिंग को दिखाया जाता है जो कि पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि ये एक स्नेक से काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहा था एंड स्नेक के पॉइजन वगैरह की वजह से इसमें काफ़ी सारी पावर्स आ गई थी एंड वो एक इस बूढ़े से अंकल ने काफ़ी सारी मेहनत से बनाई थी और उनका स्नेक वेस्ट होने की वजह से अब वो जिंग के पीछे पड़ा हुआ है और जिंग जो है वो उनसे भाग रहा होता है। तभी वो एक जगह पे गिर जाता है जो कि एक गुफा टाइप की होती है और वहाँ पे भी वो बूढ़े अंकल उसके पीछे आ जाते हैं, जहाँ से भागते भागते जिंग जो है वो एक जगह पे गिर जाता है और वो जो बूढ़े अंकल है वो उसे मारने वाले होते हैं। तभी पीछे से कोई आता है जो उसे बचा लेता है एंड ये जो है वो एक घोस्ट है एंड ये वही घोस्ट है जिसमें जब कैंग बहुत ज़्यादा छोटा था तो उसकी तलवार से इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और ये ब्लाइंड हो गई थी और तब से ये इसी गुफा के अंदर है बिकॉज इसके पैर जो है वो काम नहीं कर रहे और ये पैरालाइज है और जिस वजह से चल नहीं सकती। एंड ये यहाँ पर जिंग की हेल्प करती है और उस बूढ़े से अंकल से फाइट करती है। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो ताए, शू और उसकी डॉटर जो है वो इधर उधर भाग रहे होते हैं और सैनिक उनके पीछे पड़े हैं। ये सब जो है वो एक जगह पे छिपे होते हैं ताकि इन्हें कोई देख ना सके। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारी घोस्ट है वो चाहे बेशक से पैरालाइज हो, लेकिन उसके अंदर अभी भी इतनी सारी पावर्स है कि वो एक ही बार में उस बूढ़े अंकल को जान से मार देती है। लेकिन वो अंकल जो है वो बच जाता है, उसे पता चल जाता है कि वो एक घोस्ट है, जिस वजह से वो भाग जाता है और पूरे महल में ये बात फैला देता है। और हमें यहाँ पे रुआ को दिखाया जाता है जो कि उस अंकल को भागते हुए देखती है और वो भागते हुए घोस्ट घोस्ट चिल्ला रहा होता है, जिसे सुन के उसे ऐसा लगता है कि वो उसे घोस्ट कह रहा है। एंड यहाँ पे वो काफी देर से जिंग को ढूंढ रही थी और हमें यहाँ दिखाया जाता है इन दिनों को जहाँ पे ये छुप छुप के एक दूसरे से जा रहे होते हैं सभी सैनिकों से। लेकिन आखिरकार जो जितने भी सैनिक वगैरह है वो उन्हें पकड़ लेते हैं और वहाँ पे कैंग और जो सिक्स प्रिंस है वो आ जाता है। एंड यहाँ पे कैंग जो है वो अपनी मदर को बुला रहा होता है, लेकिन उसकी मदर जो है वो उसे समझाती है और बताती है कि जो उसका डैड है वो उसका ये रियल डैड है और सिक्स प्रिंस को याद करवाती है कि जब बहुत टाइम पहले वो उस जगह पे आया था
तब उसे एक प्रेग्नेंट लेडी मिली थी और वो होमलेस थी और अलोन थी, जिस वजह से सिक्स प्रिंस ने उसकी हेल्प की। और कैंग जो है वो अभी भी शौक में होता है कि सिक्स प्रिंस और उसकी मदर और उसके फादर जो है वो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। एंड यहाँ पे शुरू कहती है कि ये सब मेरी गलती है, क्योंकि अगर उस टाइम पे मैंने ये सब नहीं किया होता या फिर मैं उनके हाथ नहीं आई होती और इनसे हेल्प ना ली होती तो अभी हम सब इतने अलग ना होते। जिस पर जो ताया वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम मेरे साथ ही रहोगी। जिस पे शू कहती है सिक्स प्रिंस को कि वो सभी लोगों को छोड़ दे और वो चाहे तो उसे बंदी बना के रख सकता है, जिस चीज़ के लिए बार बार ताया उसे मना कर रहा होता है। सिक्स प्रिंस कहते हैं कि इन सबको जान से मार दो सिवाय शू को छोड़ के, क्योंकि सिक्स प्रिंस जो है वो शू को शायद पसंद करते हैं। जिस पे शू जो है वो अपनी गर्दन पे नाइफ रख लेती है और कहती है कि इन सबको जाने दो वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। जिस वजह से जो सिक्स प्रिंस है वो सभी सैनिकों को दूर भेज देते हैं। एंड कैंग जो है वो अपनी मदर को उनके फादर के लिए इतना सब कुछ करते हुए देख के अभी भी हैरान होता है और इसी बात का फायदा उठाकर ये तीनों के तीनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पे जिंग को दिखाया जाता है जो उस घोस्ट लेडी की हेल्प कर रहा होता है। उनसे कहता है कि आप काफ़ी टाइम से यहाँ पे फंसी हुई हो, मैं आपको बाहर लेके जा सकता हूँ। लेकिन वो घोस्ट जो है वो कहती है कि मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। जिस पे जिंग कहता है कि आप मेरा प्रॉमिस, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा और यहाँ से बाहर भी लेके जाऊंगा। साथ ही साथ वो अपने बारे में उसे अपने नाम और अपने मास्टर के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जिंग वही लड़का है जिसकी वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी और वो ब्लाइंड हो गई और उसके 7 मास्टर की वजह से ही वो इधर उधर भटक रही है और वो पैरालाइज भी हो चुकी है और कितने सालों से वो इसी अंधेरे में है। और वो जिंग को कहती है कि आखिर वो उसका ट्रस्ट कैसे कर ले, क्योंकि उसकी वजह से उसके हस्बैंड की जान गई थी, मैं उस पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं करूँगी। जिस पर जिंग कहता है कि मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और घोस्ट लेडी से कहता है कि आप मुझे यहाँ से जाने दें ताकि मैं ऊपर से रोप डाल सकूँ और आपको यहाँ से लेके जा सकूँ। जिस पे ये कहती है कि मुझे तुम पे बिलीव नहीं है, अगर तुम लेके जाओगे तो मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ के जाऊँगी, वरना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। और साथ ही साथ वो अपने मास्टर से सिखाई हुई 5 स्किल टेक्निक को भी सीखना चाह रही होती है। जिस पे पहले ताई उसे मना करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें जो है वो बुरे काम के लिए करोगी, इससे काफ़ी सारे लोगों को चोट पहुँच सकती है। जिस पर वो उससे प्रॉमिस लेता है कि घोस्ट लेडी से कि अगर वो कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगी तो वो इसे सिखा देगा। जिस पे घोस्ट लेडी प्रॉमिस करती है कि वो कभी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगी। और इसी शर्त पर जो जिंग है वो घोस्ट लेडी को 5 स्किल्स सिखाने के लिए राजी हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंग को ढूंढ रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जो जिंग है उसे पता चल जाता है कि आसपास रोंग है, इसीलिए वो रोंग को आवाज़ देता है। एंड रोंग जो है वो उसे गुफा में देख लेती है, इसीलिए वो एक रोप को ऊपर से नीचे फेंकती है ताकि वो यहाँ से बाहर आ सके। और दिखाया जाता है कि ये दोनों के दोनों जो है वो बाहर आ चुके होते हैं और जो रूह है वो बार बार घोस्ट लेडी को कह रही होती है कि वो जिंग की पीठ पे से नीचे उतर जाए, क्योंकि इस वजह से जिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। जिस पे घोस्ट लेडी जो है वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी रूह उसे बताती है कि उसके फादर जो है वो एक बहुत अच्छे मास्टर हैं। एंड वो अपने फादर के बारे में और उनकी स्किल्स के बारे में बता रही होती है और पता चलता है कि जो घोस्ट लेडी के मास्टर है वो रुओ के फादर हैं। इसी वजह से वो रुओ को नहीं मारती, लेकिन वो रुओ से प्रूफ मांगती है कि इसका क्या प्रूफ है कि तुम सच बोल रही हो। जिस पे वो अपनी फादर की स्पेशल टेक्निक करके दिखाती है, जिसके साउंड को सुनकर घोस्ट लेडी को पता चल जाता है कि ये सच बोल रही है। एंड वो बार बार घोस्ट लेडी को जिंग की बैक पे से उतरने के लिए कह रही होती है और वो नहीं उतरती, इसीलिए वो अपने फादर का बहाना लेती है कि डैड आप आ गए। और इसे सुनने के बाद जो घोस्ट लेडी है वो नीचे बैठ जाती है नीव करने के लिए मास्टर को, और उनके लिए कहती है कि उसकी डिसिपल जो है वो अब काफ़ी सालों बाद यहाँ पे आई है। लेकिन तभी यहाँ पे ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन आ जाता है जिसका नाम मुझे याद नहीं है और अभी इस एपिसोड में इसका नाम नहीं बताया, और वो आके रुओ को परेशान करने लग जाता है। जिस पर वो घोस्ट लेडी से आके कहती है कि क्या आप मेरे फादर के बदले में आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो। जिस पे घोस्ट लेडी मान जाती है एंड उस वाइट ड्रेस के साथ आए हुए 2 डिसिपल होते हैं उन्हें जान से मार देती है। जिसे इतने खतरनाक तरीके से मारते हुए देखकर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं, यहाँ तक कि ये वाइट ड्रेस वाला पर्सन खुद शॉक होता है। एंड वो वापस से जिंग की बैग पे बैठ जाती है और तभी वो पर्सन आ जाते हैं जो जिंग को ढूंढ रहे होते हैं। एंड वो देख के शॉक हो जाते हैं कि उसके साथ एक घोस्ट है, लेकिन इन्हें फर्क नहीं पड़ता और कहते हैं कि एक घोस्ट ही तो है, हमें बस जिंग से मतलब है, और वो साथ ही साथ उसे भी मार देंगे। जिस पे रूह जो है वो उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता और इन सभी लोगों के बीच में काफी अच्छी खासी फाइट होती है, जहाँ पर घोस्ट लेडी जो है वो एक बार में जीत जाती है। जिसके बाद यहाँ पे व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन एंड जो बूढ़ा सा अंकल जिंग के पीछे था वो, एंड घोस्ट लेडी, जिंग, और साथ ही साथ में जिंग के 7 मास्टर, वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं और इन सब के बीच में ज़बरदस्ती लड़ाई होती है। एंड 7 मास्टर्स जो है वो घोस्ट लेडी को कहते हैं कि उन्हें जो भी करना है वो 7 मास्टर्स से बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, बस वो जिंग को छोड़ दे, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो जिंग को सेव करेंगे। जिस पे घोस्ट लेडी जो है वो मान जाती है। यहाँ पे इन सभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है एंड जो 7 मास्टर हैं वो जिंग को कहते हैं कि वो अभी यहाँ से जाए और उसका एक काम करे, जिसके लिए जिंग जो है वो रुओ को लेके यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर 7 मास्टर्स में से एक जो उसकी सिस्टर होती है वो आती है और वो रुओ को कहती है कि वो उसके पीछे ना आए और जिंग को वहाँ से लेके जा रही होती है। जिसके बाद यहाँ से रुओ, जिंग और 7 मास्टर्स जो है वो चले जाते हैं। व्हाइट ड्रेस वाला पर्सन और घोस्ट लेडी के बीच में फाइट हो रहा होता है। तभी वहाँ पे कैंग आता है और वो कहता है कि घोस्ट लेडी जो है वो उसकी गेस्ट है, तो वो उसे छोड़ दे और यहाँ से अपने अपने काम पे जाए, और सभी लोग उसकी बातें मानकर यहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पर घोस्ट लेडी जो है वो रुओ को और जिंग को बुला रही होती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता।
जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर उसे सब लोग अकेला छोड़ के कैसे चले गए। एंड इसी जगह पे हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है ओवर। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और साथ ही में कमेंट भी करना कि आपको कैसा लगा, और प्लीज़ इस पर व्यूज़ बढ़ा देना ताकि इसको कंटिन्यू रख सकूँ मैं।